दोस्तों आपने देखा ये फिल्म मिलन का नगमा। देखते हैं अगले दोस्त कौन है जो हमसे बात कर रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइए जनाब। मोहम्मद जमीर अहमद। अमीर अहमद। जी। जमीर अहमद किस शहर से बोल रहे हैं आप? नलगुंडा। नलगुंडा। जी। जी, नलगुंडे से। नलगुंडे से बोल रहे हैं, लेकिन आप टीवी का वॉल्यूम बढ़ा के रखें। क्या बात है? जी। क्या करते हैं वैसे जमीर? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहा हूँ। जी। कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप? हैदराबाद। हैदराबाद में पढ़ रहे हैं। कहाँ पे हैदराबाद में? मुमताज कॉलेज। मुमताज़ कॉलेज। तो आज कॉलेज नहीं गए? जी नहीं, मैं नलगुंडे को घर आ गया। अरे क्या है भाई, पढ़ाई करो बोलो तो आप नलगुंडे में फिर रहे इधर उधर। चलो जमीर, आप पढ़ाई में दिल लगाइए, ठीक है। दिल से प्रोग्राम में आपने बात किया। मेरे को आप शेरवानी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़मीर नलगुंडे से, इन्होंने बात किया। दोस्तों आप और हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे चाहने से क्या होता है, वक्त का चाहना भी तो ज़रूरी है। वक्त चाह रहा हम आपसे विदा लें, लेकिन एक शेर के ज़रिए कि तेरे बिना मेरी हर बात अधूरी है, तेरे बिना मेरी हर बात अधूरी है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर तेरा साथ ज़रूरी है। बहरहाल आज की मुलाकात यहीं पर ख़त्म। कल इसी वक्त आप इसी प्रोग्राम में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके अपने दोस्त के बी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। ला 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 ला। ए प्रसाद, कैसा गाती है? मुझे नहीं मालूम था, इतना अच्छा गाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारी, हाय दो दिलों के बीच खड़ी इतनी दीवारी, कैसे सुनूंगी मैं पिया प्रेम की पुकारी। चोरी चुपके से तुम लाख करो जतन, लाख करो जतन सजन, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, किस तरह हम देंगे भला दुनिया को धोखा। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे, सितम को हम करम समझे,
माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब नाज़रीन, मैं सादिया रहमान आपका इस्तकबाल करती हूँ बज़्म ख़वातीन में। हमारा चेहरा जो है वो हमारी शख्सियत का आईना होता है। जो भी हम अपने जहन में सोचते हैं उसका असर हमारे चेहरे पर पड़ता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे चेहरे का तासुर अच्छा होगा, अगर बुरा सोचेंगे तो हमारे चेहरे का तासुर बुरा होगा। अब देखिए ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, और ऐसे शख्स जो होते हैं उनके बारे में हमारा अंदाज़ा काफ़ी हद तक सही भी निकलता है ना। इस गुफ्तगू को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक नज़र हमारे आज के एपिसोड की हाइलाइट्स पर। पहले हम देखेंगे ब्यूटी डेमो, उसके बाद देखेंगे जीने की राह, और आखिर में बाग पानी। ये थी एक नज़र हमारे आज के एपिसोड की हाइलाइट्स पर। हम बात कर रहे थे खूबसूरती की। अगर आपको खूबसूरत चेहरा चाहिए, दिलकश शख्सियत चाहिए, तो अपनी सोच को खूबसूरत बनाइए। सोच को खूबसूरत बनाना आपके हाथ में है, लेकिन जहाँ तक बात है बाहरी खूबसूरती की, तो उसको निखारने के लिए हम आपको टिप्स देते ही रहते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने बालों में प्रेसिंग कर सकती हैं। तो ध्यान से देखिए हमारा ये सेगमेंट, जिसका नाम है ब्यूटी डेमो। आदाब नाजरीन, आज मैं आपको प्रेसिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। नाजरीन, हम हमेशा बालों से बड़ा परेशान रहते हैं, ख़ास तौर से जब थोड़े से बाल फ्रिजी हो या थोड़ा सा हमें लुक चाहिए हो कि बहुत ज़्यादा फाइन सिल्की लुक चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप सही तरीके से प्रेसिंग कर सकती हैं, उसका तरीका क्या है, किस तरह से हमें सेक्शन निकालने चाहिए, ख़ास तौर से जब हमारे बाल थोड़े से लंबे हों। सबसे पहले अच्छी तरह से बालों में कोम कर लीजिए और सेंटर पार्टिंग निकाल लीजिए। अब बालों में हल्का सा स्प्रे कर लीजिए या बहुत हल्के गीले बाल कर लीजिए। अब बालों में 4 सेक्शंस निकाल लीजिए। अब बैक से हॉरिजॉन्टल सेक्शंस निकाल लीजिए, पतले पतले, ताकि प्रेसिंग करने में आसानी रहे। और जो बाल हमने ऊपर छोड़े हैं उनको अच्छी तरह से रोल करके ऊपर पिन अप कर लीजिए, ताकि वो अटके नहीं। अगर आपके पास सेक्शन क्लिप्स है तो आप सेक्शन क्लिप्स लगा सकते हैं, वरना कोई भी क्लचर भी लगा सकते हैं। अब अगर नीचे का सेक्शन बहुत ज़्यादा पतला है तो बस 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लीजिए इस तरह से। पहले अच्छी तरह से बालों में कोम करिए और उसके बाद प्रेस करिए इस तरीके से। अगर आप खुद कर रही हैं तो आप सिर्फ 2 पार्टिंग्स भी निकाल सकती हैं और बालों को आगे ले लेकर प्रेस कर सकती हैं। बिल्कुल रूट से करना है हमें। दोनों सेक्शन हो जाने के बाद उस पर अच्छी तरह से कोम करके बालों को नीचे छोड़ दीजिए। ठीक इसी तरह से सेक्शंस निकालते रहिए और प्रेसिंग करते रहिए।
ठीक उसी तरह से हम बालों में प्रेसिंग करेंगे। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सेक्शंस जो हैं वो थोड़े से थिक होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें सबसे पहले बीच में से प्रेसिंग करनी चाहिए, फिर बाद में साइड्स में। और प्रेस को बिल्कुल रूट से ले जाकर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ स्लाइड करिए। प्रेसिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि बालों में लाइंस नहीं पड़नी चाहिए, हाँ बिल्कुल इवन आना चाहिए। बीच का सेक्शन करने के बाद अब हम साइड्स में आएंगे। बहुत ही धीरे धीरे स्लाइड करिए। बालों को नीचे लाते वक्त हल्का सा टर्न कर लीजिए ताकि बाल अंदर की तरफ इंटर्न हो जाएं। सेक्शन कंप्लीट होने के बाद दोबारा कोम करिए। अब बालों के पतले पतले सेक्शन लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारा सेक्शन चौड़ा होता जा रहा है, थिकनेस बढ़ती जा रही है। जब भी हम प्रेसिंग करते हैं या रोलर सेटिंग करते हैं या कट करवाते हैं, हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि बाल जो है प्रॉपर वॉश हुए हुए हो और कंडीशनिंग हुई भी हो बालों में। जब आप सबसे ऊपर वाला सेक्शन करते हैं तो बालों को अच्छी तरह से उठाकर कोम कर लीजिए और प्रेस को थोड़ा सा रूट पे स्टे करवाइए और फिर धीरे धीरे स्लाइड करिए। बैक सेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप साइड का सेक्शन करेंगे। सारे सेक्शन हो जाने के बाद आप बालों में अच्छी तरह से कोम कर लीजिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि सही तरीका प्रेसिंग करने का क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें ध्यान जो रखना है वो ये है, जब हम प्रेसिंग करते हैं एक तो हमारे सेक्शंस ना तो बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना पतले, बाल वॉश हुए होने चाहिए और बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो प्रेसिंग का हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल हैं तो आप वंस अ वीक कर सकती हैं और ये जब तक रहती है जब तक आप वॉश नहीं करते हैं। ये आपका जो है टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग भी कहलाती है। तो इसके ज़रिए ना सिर्फ आप अपने बालों को खूबसूरत रख सकती हैं, बल्कि जब आप कोई स्टाइल बनवाने जाती हैं और आपके बाल आपको लगता है बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं और कोई भी स्टाइल बनवाते वक्त आपकी लुक जो है वो अच्छी नहीं आती है, स्लीक नहीं आती है, तो पहले अपने बालों को आप स्ट्रेट करवा कर तब हेयर स्टाइल भी बनवा सकती हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरा बताया हुआ ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, प्रेसिंग करने का सही तरीका आपको पता लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्स से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्स से रसोई ईद का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स। आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं बाद में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों की बारिश बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। जिला
साले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। न दमाग था न फराग था न शकीब था न करार था। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपने देखा ब्यूटी डेमो। जैसे कि हम बात कर रहे थे खूबसूरत सोच की। नाजरीन, खूबसूरत सोच हो तो हम सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की ज़िंदगी भी खूबसूरत बना सकते हैं। वैसे एक बात तो है कि कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर बुरा नहीं होता। अल्लाह हर एक को अच्छी सीरत देकर भेजता है, और अगर हम अपनी इस अच्छी सीरत का फ़ायदा उठाएं तो इससे न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा होगा। आज हम एक ऐसे इदारे की बात करेंगे जो माजूर लोगों के लिए काम करते हैं। तो आइए देखते हैं तमन्ना किस तरह से इन लोगों के लिए काम कर रहा है। देखिए जीने की राह। हर इंसान की ख्वाहिश होती है औलाद की। बच्चों से बेइंतहा खुशियां हासिल होती हैं, मगर कभी कभी इन ख्वाहिशों के पर कट जाते हैं जब बच्चे ज़हनी एतबार से कम फहम या कम अक्ल साबित हों। ऐसे ही बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए तमन्ना जैसे एनजीओ आगे आते हैं। तमन्ना 1984 में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना पद्मश्री अवॉर्डी श्रीमती श्यामा चोना ने करी थी। 4 बच्चों से ये स्कूल शुरू किया। फिर उन्होंने स्कूल के लैंड के लिए अप्लाई किया। जो पहला हमारा ब्रांच है तमन्ना स्पेशल स्कूल, वो पहली ब्रांच स्थापित हुई थी 1992 में, और इसकी स्थापना इसका उद्घाटन प्रिंसेस डायना ने किया था। उसके बाद हमारा दूसरा ब्रांच खुला ये नई दिशा वोकेशनल सेंटर 1997 में, और हमारा तीसरा ब्रांच खुला स्कूल ऑफ होप। ये तीनों ब्रांच वसंत विहार में हैं। जो तीसरा ब्रांच 2003 में खुला था वो पहला ऐसा ब्रांच था इंडिया में जिसमें ऑटिस्टिक बच्चों को हमने लिया, जो सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए था। ऑटिस्टिक बच्चे तमन्ना में शुरू से ही हैं, पर हमने पूरा एक ब्रांच जो सेंटर ऑटिज्म सेंटर खोला था 2003 में, उसका उद्घाटन हुआ था। उसका उद्घाटन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने किया था। और हमारे यहाँ तीनों स्कूल में जैसे तमन्ना स्पेशल स्कूल और स्कूल ऑफ होप में हम 2 साल से की उम्र से बच्चों को लेते हैं। यहाँ पर ज़हनी एतबार से माजूर बच्चों की तालीम पर खासा जोर दिया जाता है। इन बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को बढ़ाने के लिए हर वो तरीके अपनाए जाते हैं जिससे इनकी ज़हनी सलाहियत और काबिलियत में इजाफा हो। इसके लिए यहाँ बाकायदा महारत रखने वाले उस्ताद भी मौजूद हैं जो पूरी लगन के साथ अपना काम अंजाम देते हैं। इन बच्चों की एजुकेशन नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होती। एक तो ये सब कुछ इनका बहुत धीमी गति से चलता है, और हमारा कोई वो लिमिट नहीं होता कि इस एज तक इसको ये आ जाना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाए हम सिखाते जाते हैं। हर एक एक्टिविटी को स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स में हम बांट देते हैं, और एक एक स्टेप को लेकर हम आगे चलते हैं। जब बच्चा एक स्टेप सीख जाता है, चाहे उसको 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 1 महीना लगे, इसका कोई वो नहीं है। जब बच्चा सीख जाएगा हम उसको नेक्स्ट स्टेप सिखाएंगे। तो हर एक एक्टिविटी को, जिसको हम टास्क एनालिसिस कहते हैं, हम उसमें बांट देते हैं स्टेप्स में, और एक एक स्टेप को हम गोल बनाकर चलते हैं। हम बच्चों को यहाँ पर फंक्शनल स्किल्स सिखाते हैं। ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है कि बच्चे 8वीं क्लास तक पढ़ेंगे या 10वीं क्लास पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इन बच्चों के साथ। हम इनको बेसिक एजुकेशन फॉर्मल स्किल्स सिखाते हैं। इसको हम फंक्शनल स्किल्स कहते हैं। बेसिक रीडिंग, राइटिंग,
थोड़ा सा मनी ट्रांजैक्शन सिखा देते हैं और टाइम कंसेप्ट सिखाते हैं उनको। ADLs एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, अपने आप को तैयार करना, कपड़े पहनना, खुद खाना खाना। इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कुछ खास तरीकों को अपनाया जाता है जिससे इनको समझाई जाने वाली बात आसानी से समझ में आ जाए और ये अपना काम आसानी से कर सके। इन बच्चों के चेहरों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनको तालीम और तरबियत के साथ साथ प्यार की कितनी सख्त ज़रूरत है। तमन्ना का मोटो है इन्हांसिंग एबिलिटी विद इन डिसेबिलिटी। हमारा ये बिलीफ है कि हर स्पेशल बच्चे में एबिलिटी होती है, हमें उनकी सिर्फ डिसेबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उनकी एबिलिटी की तरफ ध्यान देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं और उसी पर हमें वर्क करना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तमन्ना चोना है, जिनके पीछे हमारा संस्था का नाम रखा गया है। वो अपनी डिसेबिलिटीज़ को पीछे छोड़ आई हैं और अब वो एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक असिस्टेंट टीचर हैं, क्योंकि उनके माँ बाप को उनकी एबिलिटीज़ पे विश्वास था, उन्होंने उनकी डिसेबिलिटी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। आज वो एक स्कूल DPS में असिस्टेंट टीचर हैं। तो मैं अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं जिनके स्पेशल बच्चे हैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप निराश मत होइए। आपका बच्चा भी, आप तमन्ना चोना को अपना इंस्पिरेशन बनाकर अपने बच्चे पे काम करिए, वो बहुत बहुत आगे निकल सकता है। उसकी एबिलिटीज़ पर ध्यान दीजिए, अगर उसको सही स्कूल में सही जगह उसको एजुकेशन मिलेगी तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। माना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप जब रिजल्ट्स देखेंगे कि आपका बच्चा क्या क्या कर सकता है, आपको लगेगा जैसे कोई मिरेकल हो गया है। तो इन बच्चों को कम मत समझिए, निराश मत होइए, ये बहुत आगे निकल सकते हैं। तमन्ना की कोशिशें यकीनन इन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर कर सकती हैं, ताकि ये बच्चे आगे चलकर अपने कदमों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी का भार उठा सकें। हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। रोजे का जो असल मकसद है, जो एम है, वो तो तज़किया बातिन, तज़किया नफ्स, तरबियत है। प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की
थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपने देखा जीने की राह। अभी हमने जाना एक ऐसे इदारे के बारे में जो माजूर लोगों की तालीम और तरबियत के लिए काम कर रहा है। हो सकता है आपके लिए काम थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन फिर भी इतना तो आप कर ही सकते हैं कि पेड़ पौधे लगाएं, उनका ख्याल रखें, क्योंकि पेड़ पौधे भी तो जानदार हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं और फिर बूढ़े होते हैं और मरते भी हैं। अगर हम इनका ख्याल रखते हैं, इसका मतलब है हम भी एक नेक काम कर रहे हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि पेड़ पौधे लगाइए, बागबानी कीजिए। दोस्तों आदाब। आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी में पौधों की क्या अहमियत है और हमारे ज़िंदगी में पौधे किस किस काम आते हैं। तो ये सबसे पहले ये है कि देखिए, पौधे जो हैं, पौधों से हमें क्या कुछ नहीं मिलता। पौधों से हमें दवाएं मिलती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, चाहे वो एलोपैथिक हों। ये सब पौधों के ज़रिए ही दवाएं बनती हैं। आपने देखा होगा कि जड़ी बूटियां वगैरह और हर चीज़ के मतलब दवाओं के भी काम इंसानी ज़िंदगी में पौधों की बहुत बड़ी एक अहमियत है। और ये खूबसूरती के लिए भी आप ये देखिए कि कोई भी पौधा, हम नया घर बनाते हैं या कोई नई जगह है या बंजर ज़मीन पर पौधे लगाते हैं, तो उससे ये देखते हैं कि कितनी खूबसूरती आ जाती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ये है कि पौधे कितनी अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। आप नया घर बनाइए, बिल्डिंग बड़ी अच्छी बन जाती है, बड़ा पैसा भी लगता है उसके अंदर, लेकिन जब तक उसके अंदर कोई ग्रीनरी नहीं होगी तो वो घर भी बेरौनक रहता है, मज़ा ही नहीं आता है, बिल्कुल एक उजाड़ सा रहता है। और उसके अंदर अगर आप हरे पौधे, खूबसूरत पौधे आप उसके अंदर लगाएंगे तो वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगने लगेगा। पूरी बिल्डिंग एक तरफ और ग्रीनरी, हरा भरा एक तरफ। तो हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पौधे जो हैं, बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। पौधों के अंदर भी इतनी वैरायटीज़ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हज़ारों, दसियों हज़ार वैरायटीज़ ऐसी हैं जो मतलब हर किसी को मालूम भी नहीं है। अब आप ये देखें कि कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ड्राइसिना भी है और दूसरी वैरायटीज़ हैं। नाम ड्राइसिना है लेकिन इसके अंदर 100 किस्म की वैरायटीज़ हैं और दूसरे और भी हैं। तो इसी तरह से ये देखा जा रहा है कि किस पौधे से क्या हम फ़ायदा और क्या चीज़ हम इससे ले सकते हैं। अब जैसे अभी आपने देखा होगा कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर के इलाज के लिए भी हम लोग ये तलाश कर रहे हैं कि कौन सी जड़ी बूटी उसके काम आए, उसकी भी रिसर्च की जा रही है। तो वो भी किससे आ रही है? वो भी सब पेड़ पौधों से ही आ रही है। वो जड़ी बूटी ऐसी देखी जा रही है कि क्या चीज़ हम किस चीज़ से हम कौन सी जड़ी बूटी कैंसर के इलाज के लिए कामयाब हो जाए। दूसरा ये कि सजाने के काम भी आते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई घर बनाए, फार्म हाउस बनाइए या कहीं भी रोड साइड आप प्लांटेशन करिए। अगर कोई पौधा सूख रहा है तो वो क्यों सूख रहा है, उसके लिए भी आप लोग ध्यान दें। और अगर उसका कोई इलाज हो सकता है, कोई दवा डाली जा सकती है, तो सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त भी है कि सब